अच्छा, कल हम पढ़े थे ये पॉइंट 3 में आ जाए। लोन तो सारे के सारे जाएंगे इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में, गिफ्ट भी जो कैश में मिला वो जाएगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में, और एडवांस जो होगा अगर सेल ऑफ गुड्स की मद में हुआ तो अदर सोर्स में नहीं जाएगा, जैसे मर्जी रिसीव करें आप। एडवांस रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज की मद में हुआ, जैसे मर्जी रिसीव करें आप, अदर सोर्स में नहीं जाएगा। लेकिन अगर एक ऐसा मुआहिदा हो जाए दो बंदों के दरमियान जिसमें चीजें भी बेची जा रही हों और एक ही वक्त में सर्विसेज भी दी जा रही हों, तो फिर मोहतरम जो पैसे आएंगे, अगर इस सेक्शन की वायलेशन में वो पैसे आए तो फिर कहां जाएंगे? इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में। ओके, ये पॉइंट 4 हमने पढ़ा था और 3। अच्छा, ये आ जाए वापस 4A पे। यार 4A में ये बात चल रही थी कल कि इंटरेस्ट मिला किस साल, जिसको मैंने ग्रीन से सर्कल किया है, और रिलेट किस साल से करता है? 4 सालों से। मिला किस साल? 13 में। रिलेट कितने सालों से करता है? 4 सालों से। तो बताएं इसको 13 में इनकम में डालें या बेहतर होगा गिरा के 4 सालों में इनकम में डालें? ओके, तो 80 कमाया 2013 में, मिला बल्कि 80 मिला 2013 में, इसको ब्रेक करके 4 सालों में इनकम में डाल दें। चलें जी, इसको देख लें। ये थर्ड रो में जगह बना दें एक ही दफा, और शुरू से ही ऐसे किया करें, फिर एंड तक मूवी करते रहेंगे। पढ़ें जी 4A। अब जरा तसल्ली से पढ़ना है, और एक ही दफा जगह बना दें, मैंने कहा था। 1 मिनट में। अच्छा पढ़ें जी। वेयर एनी इंटरेस्ट, कितना? 80। वेयर एनी इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट इन नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स, वेयर एनी इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट इन नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स इज पेड टू अ पर्सन इन एरियर्स। एरियर मिले हैं 4 सालों के इकट्ठे, एरियर होते हैं बकाया जात, बकाया जात 4 सालों के इकट्ठे मिले हैं, और इसकी वजह से बंदे पे क्या लग गया है? हाई रेट। ये देखिए बंदा परेशान बैठा था, और इस पे कितना रेट लग रहा था? बोले बोले बोले। इस पे रेट लग रहा था 35%, और कह रहा था नहीं मैं मर जाऊंगा अगर ये रेट लगा। तो इस 35 को गिरा के कल याद है हम कितने परसेंट रेट पे ले आए थे? 15%। एंड एज अ रिजल्ट, और इसकी वजह से द पर्सन इज चार्ज एट हाई रेट ऑफ, इस पे ज्यादा रेट लग गया। जो लगता अगर इंटरेस्ट उसको पे कर दिया जाता साथ साथ ही हर साल, इफ इंटरेस्ट वॉज पेड टू पर्सन इन द ईयर टू विच इट, अगर उसी साल पे कर दिया जाता जिस साल से वो रिलेट करता था। रिलेट करता था जी 10, 11, 12 और 13 से, ये लिख लें, रिलेट करता था इन सालों से। तो अगर रिलेट जिन सालों से करता था उन्हीं में इसको टैक्स लगा दिया जाता, फिर तो इस पे ज्यादा रेट ना लगता। अब ये तो बेचारे के साथ जो जुल्म हुआ है वो बताया। अब रिलैक्सेशन पढ़ें। कहीं लॉ में सजा होती है, कहीं रिलैक्सेशन होती है। रिलैक्सेशन क्या है जी? द पर्सन में बाय नोटिस इन राइटिंग टू कमिश्नर, कमिश्नर को नोटिस देके। अच्छा, एक होता है कमिश्नर को एप्लीकेशन देना, जिसमें हम कमिश्नर को रिक्वेस्ट करते हैं प्लीज आप मुझे इजाजत दे दो कि मैं 80 की बजाय 20-20 को हर साल टैक्स लगा दूं। ये होती है इजाजत। इजाजत में आगे कमिश्नर की मर्जी है हमें देना दे, जैसे नॉर्मल और स्पेशल टैक्स ईयर में हम इजाजत लेते थे। लेकिन ये जो सिनेरियो है इसमें इजाजत की जरूरत नहीं है, इसमें हमने सिर्फ कमिश्नर को बताना है। पुराने जमाने में वालिदैन कहते हैं ना बेटा पूछ के जाना, आजकल कहते हैं बेटा बता के चले जाया करो, तो वो जमाना आ गया। तो यहाँ ये करना है आपने, कमिश्नर से पूछना है कि मेरा दिल चाह रहा है मैं 80 से 20 पे चला जाऊं, खुदा के लिए तुम भी मान जाओ। फिर कमिश्नर कहे नहीं नहीं मैं नहीं मानता, नहीं 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 ऐसी बात नहीं। सिर्फ आपने कमिश्नर को बताना है, इन्फॉर्म करना है, बहुत बड़ी बात है ये। मे बाय नोटिस इन राइटिंग टू कमिश्नर, नोटिस भेज दे बस, यार कमिश्नर यार 80 को तोड़ो 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 तोड़ो, 4 सालों में तोड़ के गिरा दो। द पर्सन मे बाय नोटिस इन राइटिंग टू कमिश्नर इलेक्ट, इलेक्ट का मतलब होता है चूज, इलेक्ट द इंटरेस्ट टू बी टैक्स्ड, मैं इंटरेस्ट पे टैक्स लगवाना चाहूंगा, इंग्लिश देखा करें, इलेक्ट द इंटरेस्ट टू बी, उस रेट पर जो था, उस रेट पर जो था, डेट वॉज एप्लीकेबल, जो था। अगर इंटरेस्ट दे दिया जाता, अगर दे दिया जाता, फिलहाल तो आप मिले ना, अगर दे दिया जाता टू द पर्सन, उस साल ही दे दिया जाता जिस साल से वो बनता है। तो बनता तो भाई इन सालों से है, 10, 11, 12, 13, मिला 13 में है, बनता 4 सालों से। चलिए इसको याद कर लें। वेयर एनी इंटरेस्ट इज पेड इन एरियर्स, वेयर एनी इंटरेस्ट इज पेड इन एंड एज अ रिजल्ट पर्सन इज चार्ज एट हाई रेट,
एज कंपेयर टू द रेट that was applicable to the year to which it relate. The person may elect the interest to be taxed at rate that was applicable to the year to which it relates. अब बता दें, where any interest is received in arrears, पेड इसलिए लिखा हुआ है कि दूसरा बंदा तो पे करे ना, where any interest is paid in arrears and the person is charged at high rate. आगे बोलें, as compared to the rate that was applicable if it was taxed in the year to which it relates, then he may by notice in elect the interest to be taxed at the rate जो लगता है that was applicable if the interest was paid in the year to which it relates. अच्छा, ये तो नहीं होता ना कि अब्बू ने कहा बेटा बता के जाया करो तो आप वापस आके बताएं, बेटा मैं अब्बू मैं यहाँ गया था, ये तो नहीं होता। तो बताया जाने से पहले जाता है या वापस आने के बाद बताया जाता है? जाने से पहले बताया जाता है। अच्छा, अब ये एक तारीख में लिख रहा हूँ, ये तारीख तो आपको शायद पता है, ये तारीख है 30 जून 13, ये तारीख है 30 जून 13। ये ना मैंने इसके बाद 3 महीने लिए हैं, 30 सितंबर 13, जुलाई अगस्त सितंबर। असल में ना किसी भी साल की बात करूं मैं, मिसाल के तौर पे ये टैक्स ईयर 2021 है, ये ख़त्म कब होगा? इसके बाद 3 महीने गिने, जुलाई अगस्त सितंबर, तो 30 सितंबर 21, यानी साल ख़त्म होने के बाद ना हुकूमत 3 महीने देती है कि आप मुझे बता दो इस साल आपने क्या कमाया। आप लोग तो शायद ये सोचते हो कि एक बंदे ने 30 जून 2021 इसका साल खत्म हो रहा है तो 30 जून 21 की रात को ही जाके एक सफ़ा बनाता होगा, इनकम फ्रॉम बिजनेस, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, टोटल ज़कात माइनस, चल हुकूमत पढ़। तो हुकूमत को इतनी जल्दी जल्दी आपने ये सफ़ा नहीं देना होता, आपने अपनी इनकम की डिटेल ना बिजनेस, कैपिटल गेन, अदर सोर्स, हुकूमत आपको कहती है शहजादे 3 महीने ले आराम से, कोई जल्दी नहीं है, जुलाई का, अगस्त का, सितंबर का, आराम से बैठ के अपनी इनकम्स की कैलकुलेशन कर जो तूने इस साल कमाई है, और टैक्स भी इसी दिन आके जमा करा दे बेशक, और साथ एक सफ़ा भी जमा करवा दे जिसमें वो न्यूमेरिकल का फॉर्मेट जो होगा बिजनेस, कैपिटल गेन, अदर सोर्स लिखा हो, वो सारा भी आके जमा करवा दे। ये वो आखिरी तारीख है जब तक तूने ये जमा करवाना है। तो मुझे बता दें जी, हमारे साल जो कमाया तो हम हुकूमत को कब तक बताया करेंगे? साल खत्म होने के बाद 3 महीने के अंदर अंदर ये क्या बताया करेंगे हुकूमत को कि मैंने इस साल क्या क्या कमाया। इसी तारीख से पहले पहले आपने, ये तो एक जनरल बात मैंने आपसे की है जो पूरे लॉ के लिए लगती है, यानी एक डॉक्टर साहब आपको सड़क के ऊपर मिलें, आप उनको सड़क पे ही अपने दांत दिखाएं और जाते हुए आप कहें यार फीस मेरे पास है नहीं, मैं आपको एक मशवरा देता हूं, अगर आपका ईयर एंड 30 जून 21 हुआ तो फिर आप ऐसा कीजिएगा कि सितंबर तक जाके अपनी टैक्स कैलकुलेशन हुकूमत को जमा करा दीजिएगा। ये तो एक जनरल रूल है जो हर पाकिस्तानी के लिए एप्लीकेबल है, लेकिन आज हम एक स्पेसिफिक बात पढ़ें, ऐसा बंदा जिसको डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट में इंटरेस्ट मिला है, तो सवाल ये है कि उसने कब तक जाके हुकूमत को बताना है, नोटिस कमिश्नर को देना है कि मैं इंटरेस्ट को टैक्स लगाना चाहता हूं उन सालों के पे जिस सालों पे वो रिलेट करते थे। तो मोहतरम वो तारीख है 30 सितंबर 21, सेम तारीख है। तो जब तक आपने क्या जमा करवानी है? रिटर्न। तब तक आपने क्या जमा करवा देनी है? बोले 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 नोटिस दे देना है। नोटिस में आपने क्या बताना है कि 80 लाख मुझे मिला था, मैं मरने वाला था, उस पर 35% रेट लग रहा था, इसलिए मैंने इसको गिरा के कितने सालों में गिरा दिया? 4 सालों में गिरा दिया। क्लियर होगी ये बात? अच्छा, तो एक ऐसी मिसाल दे रहा हूं आपके समझने के लिए। बिजली का बिल है, अब हुकूमत ने ऐलान किया कि यार गरीबों के लिए हमें पैसे चाहिए, तो हर बंदे के ऊपर ज़रूरी है कि 100 रुपया जमा करवाए। और आप लोगों ने पूछा हुकूमत से यार कब तक जमा करवाएं? हुकूमत ने कहा जब तक बिजली का बिल जमा करवाना है तब तक। इसका मतलब है बिजली का बिल साथ जमा करवाने जाएंगे तो 700 रुपया भी जमा करवा देंगे, तारीख बता दी। तो बुनियाद कोई और बात बनाई, लेकिन 100 रुपया वहां से हुकूमत ने आपसे ले लिया। तो सिमिलरली यहाँ बुनियाद कोई और बात बन रही है। क्या लोगों ने टैक्स कैलकुलेशन दुनिया में कब जमा करानी होती है? पाकिस्तान में आके पाकिस्तान वालों ने कब टैक्स कैलकुलेशन जमा करानी होती है? 30। तो व्हाट इज द ड्यू डेट फॉर फाइल फॉर जमा कराइंग द बिल? नहीं, व्हाट इज द ड्यू डेट फॉर फाइलिंग रिटर्न? रिटर्न का मतलब एक दफा मैंने बताया था, एक ऐसा पेज होता है जिसपे सैलरी, बिजनेस, कैपिटल गेन लिख के आप हुकूमत को जाके जमा करा देते हैं। तो व्हाट इज द ड्यू डेट इन पाकिस्तान फॉर फाइलिंग रिटर्न? नाउ माय नेक्स्ट क्वेश्चन, इन दिस स्पेसिफिक सिनेरियो व्हाट इज द ड्यू डेट बाय व्हिच यू विल फाइल अ नोटिस टू कमिश्नर? अगेन द सेम डेट। तो कमिश्नर को कब तक आपने बताना है कि मैं इस अमाउंट को टैक्स लगाना चाहता हूं गिरा के 4 सालों में? इस दिन से पहले पहले जाके अगर आप बता देंगे तो कमिश्नर आपको इजाजत दे देगा। तो 3 महीने आगे की डेट डालना है इसमें, 30 सितंबर 13।
और ये क्या डेट है, ये देखें ये क्या डेट है 30 सितंबर 13, डेट बाय विच, बोले डेट बाय विच वी विल गिव नोटिस टू डेट बाय विच वी विल गिव नोटिस टू कमिश्नर। ये वो डेट है जहां तक आपने कमिश्नर को क्या जमा करवाना है, नोटिस जमा करवाना है। बस यही टाइमलाइन है ना, वो तो टाइमलाइन इधर इररिलेवेंट थी। तो 30 जून 13 के बाद 3 महीने गिने, जुलाई अगस्त सितंबर, तो 30 सितंबर 13 की तारीख आएगी, डेट बाय विच वी विल गिव नोटिस टू कमिश्नर। पढ़ें जी, पॉइंट 4B जरा पढ़ें, समझ आ रहा है? अच्छा ये जो डब्बे में लिखा हुआ है ना, इसे काट दें, ये आपके लिए कोई नहीं जरूरी, डब्बे में जो लिखा हुआ है। अच्छा जी पढ़ें जी 4B। An election as shall be made by the due date for furnishing persons return for the in which it was received। मुझे बताएं इलेक्शन एज अबव, इलेक्शन किस चीज की थी, इलेक्शन तोड़ने की थी या 80 को इकट्ठा टैक्स लगाने की थी? द इलेक्शन एज अबव shall be made by the due date for depositing the bill, नहीं, for furnishing the रिटर्न। तो पर्संस रिटर्न को अंडरलाइन करके, इसकी ड्यू डेट को अंडरलाइन करके लिखें। क्या ड्यू डेट होती है रिटर्न जमा कराने की पाकिस्तान में? 30 सितंबर। 30 सितंबर पाकिस्तान में ड्यू डेट है रिटर्न जमा कराने की 30 सितंबर। और 30 सितंबर कौन सी वाली, जो जून के बाद आ रही है, 2-3 महीने बाद। एन इलेक्शन एज अबव शैल बी मेड बाय ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग रिटर्न फॉर द ईयर इन विच इट वाज रिसीव्ड। इट से मुराद है इंटरेस्ट, इन विच इंटरेस्ट वाज रिसीव्ड। इट को अंडरलाइन करके इंटरेस्ट, इंटरेस्ट किस साल मिला है? 13 में। तो 13 के बाद 3 साल गिने, 3 महीने, जुलाई अगस्त सितंबर। द कमिश्नर मे अलाउ एन एक्सटेंशन। कमिश्नर का दिल चाहे तो आपको क्या दे दे, एक्सटेंशन का क्या मतलब है? हाँ आपको कहते यार सितंबर तक नहीं आ सके तुम, चलो अक्टूबर के भी 5-6 दिन ले लो, तो अक्टूबर में आ जाना, 5-10 अक्टूबर तक आ जाना। कमिश्नर मे अलाउ एन एक्सटेंशन। 4B की प्लीज उर्दू लिख लें एक दफा, फिर ये पता नहीं लोग सवाल पूछते हैं इससे बार बार। पाकिस्तान में रिटर्न 30 सितंबर तक जमा करानी होती है। उसी तारीख तक आपने कमिश्नर को नोटिस भी देना है। पाकिस्तान में रिटर्न 30 सितंबर तक जमा करानी होती है, उसी तारीख तक आपने कमिश्नर को नोटिस भी देना है। ओके अच्छा जी आगे पढ़ें। ये तो सादा सी बात है। पॉइंट 5 में दिस सेक्शन शैल नॉट अप्लाई, ये सेक्शन नहीं लगेगा टू एनी इनकम दैट इज चार्जेबल अंडर एनी अदर हेड ऑफ इनकम। तो ज्वेलरी का बेचना अदर हेड में आता है, तो ये चैप्टर उस पे नहीं लगेगा। घर किराए पे देना अदर चैप्टर में आता है, तो ये चैप्टर उस पे। दिस सेक्शन शैल नॉट अप्लाई टू एनी इनकम दैट इज चार्जेबल अंडर एनी अदर हेड ऑफ इनकम और फॉल्स अंडर फाइनल टैक्स रेजिम, जिससे डिविडेंड इनकम है, तो डिविडेंड इनकम पे भी ये सेक्शन नहीं लगेगा। एक डिविडेंड पे हमने बताया था लगेगा, जो फॉरेन इनकम होगी। अगर डिविडेंड पाकिस्तान से कमाया फिर तो उस पर रेट है 15%। अच्छा जी आ जाए भाई पॉइंट L और LA में। अच्छा ये L पॉइंट तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ऐसे ये बस क्रैम कर लें। ये जो अल्फाज है ना, ये मैं टैक्स क्रेडिट्स के चैप्टर में आपको पढ़ा दूंगा आज हम। हाँ शायद टैक्स क्रेडिट का चैप्टर हम शुरू कर लें आज, चैप्टर नंबर 6 में ये अल्फाज में पढ़ा दूंगा। एनी अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम अप्रूव्ड इनकम पेमेंट प्लान और एनुटी प्लान अंडर वॉलंटरी पेंशन सिस्टम रूल। तो वॉलंटरी पेंशन सिस्टम रूल्स क्या हैं, आगे चैप्टर 6 लिख लें, उसमें पढ़ लेंगे। LA अच्छा ये जो 3 था ना, 3 में ये जो गिफ्ट था ना, गिफ्ट, इस गिफ्ट से मुराद था आपने नोट गिफ्ट करने हैं। क्या गिफ्ट करने हैं? नोट। नोट का क्या मतलब है, आपने
पैसे गिफ्ट करने हैं, आपने पैसे गिफ्ट करने हैं। अगर आपने नोट या पैसे गिफ्ट करने हैं, आपकी मर्जी आप कैश में दे दें, लेकिन मारे जाएंगे फिर। आपकी मर्जी आप क्रॉस चेक में दे दें, आपकी मर्जी आप ऑनलाइन ट्रांसफर कर दें। अगर आपने इस प्रोविजंस को वायलेट किया तो कैश में जो गिफ्ट मिला है वो अदर सोर्स में चला जाएगा। तो 3 में आप क्या गिफ्ट कर रहे थे? नोट गिफ्ट कर रहे थे, पैसे गिफ्ट कर रहे थे। तो बेहतर है अगर किसी को पैसे देने हैं तो आप जेब से निकाल के किसी को पैसे ना दें, आप चाहिए कि क्रॉस चेक से दे दें, या अगर आपके पास NTN है तो ऑनलाइन ट्रांसफर कर दें, लेकिन कैश से देना इन एनी केस मुनासिब नहीं है। गिफ्ट दें किसी को, लाख रुपया अगले के अकाउंट में ट्रांसफर कर दें, कोई मसला नहीं है, लेकिन इस लॉ को फॉलो करते हुए करें। ये नहीं कि लाख रुपया जेब से निकाल के किसी को गिफ्ट दे दें। तो ये पॉइंट किसके लिए था जी? नोट गिफ्ट करने के लिए। किसके लिए? नोट गिफ्ट करने के लिए। अच्छा, और ये है गिफ्ट इन काइंड के लिए। किसके लिए? गिफ्ट इन काइंड, यानी आप नोट गिफ्ट नहीं करना चाह रहे, कुर्सी गिफ्ट करना चाह रहे हैं, जेवर गिफ्ट करना चाह रहे हैं, घर गिफ्ट करना चाह रहे हैं, मोटरसाइकिल गिफ्ट करना चाह रहे हैं, गिफ्ट इन काइंड के लिए। क्लियर? ओके। हाँ सबर करें, वो तो बेचना पड़ा था, मैं अभी गिफ्ट करना पड़ने लगा हूं। सबर करें, नीचे वाली एग्जांपल आ जाए, बात क्लियर होगी। अच्छा यार इधर ना अमाउंट इस वक्त लोगों का ख्याल है कि लॉ मेकर ने गलत लिखा हुआ है, क्योंकि अमाउंट के लिए ना पैसे गिफ्ट करने के लिए नीचे वाला सेक्शन अवेलेबल है, तो इसलिए अमाउंट वाली बात लिखी रहने दें पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन फिलहाल समझने के लिए आप इसे इग्नोर कर सकते हैं। अच्छा, एनी मार्केट वैल्यू ऑफ एनी प्रॉपर्टी रिसीव्ड। प्रॉपर्टी रिसीव्ड का क्या मतलब है? प्रॉपर्टी से मुराद घर नहीं होगा, प्रॉपर्टी से मुराद होगा कोई भी चीज, प्रॉपर्टी कोई भी हो, कोई आपकी कुर्सी दे दें, कोई आप उस किसी को मोबाइल दे दें, कुछ भी दे दें, ये प्रॉपर्टी है, एक एसेट है। तो एनी फेयर वैल्यू ऑफ एनी एसेट रिसीव्ड विदाउट कंसिडरेशन, या जिसको आमतौर पे क्या कहा जाता है? गिफ्ट। विदाउट कंसिडरेशन का क्या मतलब है? अगले बंदे ने पैसे लिए बगैर आपको चीज दे दी। कई दफा लोग ऐसे 2 नंबरी करते थे, यार चीज रखो बस, ये नहीं कहते थे मैंने गिफ्ट दी। हुकूमत कहती है नहीं नहीं भाई, विदाउट कंसिडरेशन आप जो भी चीज देते हैं वो क्या होती है? गिफ्ट ही होती है। लेकिन आमतौर पर इसको क्या कहा जाता है? गिफ्ट। रिसीव्ड एज गिफ्ट। तो जो भी चीज गिफ्ट के तौर पर आपको मिली वो कहाँ चली जाएगी? बोले इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में। हाउएवर इफ गिफ्ट फ्रॉम रिलेटिव्स, रिलेटिव्स की डेफिनेशन हम चैप्टर 5 में पढ़ेंगे, रिश्तेदार। वैसे तो रिश्तेदार आपको पता ही है क्या है। हाउएवर गिफ्ट रिसीव्ड फ्रॉम रिलेटिव्स इट विल नॉट बी इंक्लूडेड इन इनकम फ्रॉम। अच्छा, अब ये यार रिलैक्सेशन है, अगर गिफ्ट आपको रिलेटिव से मिलेगा तो अदर सोर्स में, और अगर गिफ्ट आपको रिलेटिव के अलावा किसी और से मिलेगा तो अदर सोर्स में जाएगा। ओके लेट्स स्टार्ट। जी इन काइंड गिफ्ट्स के लिए ये पैसे गिफ्ट करने हो तो नीचे वाला पॉइंट था। अच्छा भाई, अब ये बात सुन लीजिएगा, इस चैप्टर को और कैपिटल गेन के चैप्टर को बिल्कुल मिक्स करने की जरूरत नहीं है। गिफ्ट का मिलना इस चैप्टर में जाएगा और बिकना कैपिटल गेन के चैप्टर में जाएगा। ये दोनों बातें अलग अलग है ना, सादा सी बात है। आपको किसी ने पेंटिंग दे दी, गिफ्ट कर दी, वो इस चैप्टर में आएगा। आपने फिर 2-3 दिन बाद वो जाके बाजार में बेच दी, वो किस चैप्टर में जाएगा? कैपिटल गेन के चैप्टर। तो ये देखें भाई, ये रशीद है, मैंने ये रशीद को कोई चीज गिफ्ट कर दी, ये इसकी अदर सोर्स में जाएगा, और फिर इसने आगे ये किसी को बेच दी, ये किस पे जाएगा? लेकिन अगेन देखना पड़ेगा अदर सोर्स या कैपिटल गेन में जाना है या नहीं, क्योंकि हर चैप्टर के अपने रूल हैं। अच्छा, मिस्टर कामरान रिसीव फॉलोइंग गिफ्ट्स। अभी तो मिल रहे हैं, अभी तो मिल रहे हैं, बेचेगा तो बाद में, इसलिए ये वाली डिस्कशन हमारी चैप्टर 11 के एतबार से होगी, और ये वाली डिस्कशन हमारी चैप्टर 10 के रूल याद करके होगी। तो बस ये सादा सी बात है, एक बारीक सा फर्क है, होप समझ आ गया होगा। चीज़ का मिलना इस चैप्टर में डिस्कस होगा और चीज़ का बिकना, और दोनों चैप्टर्स के अपने अपने रूल हैं, वो रूल लगाने। इस चैप्टर का रूल जरा रिवाइज कर लें। अगर गिफ्ट मिला रिलेटिव से तो इनकम में ऐड, और अगर रिलेटिव के अलावा किसी से मिला तो इनकम में ऐड हो जाएगा। अच्छा जी, ज्वेलरी मिली है फ्रेंड्स। अब प्लीज ज्वेलरी डजंट मीन कि कैपिटल गेन का चैप्टर सोचने लग जाए। डू नॉट थिंक अबाउट प्लीज कैपिटल गेन का चैप्टर, प्लीज डू नॉट थिंक अबाउट कैपिटल गेन का चैप्टर। मुझे सोचना होगा, मैं खुद बताऊंगा। फिलहाल मुझे मिल रही है, तो कामरान को ज्वेलरी मिली। अब बता दें जी किससे मिली? दोस्त से। तो दोस्त तो रिश्तेदार, क्या बता दें ये अदर सोर्स में जाएगी? जी बिल्कुल जाएगी। क्यों जाएगी? अगर रिलेटिव से मिले तो नहीं जाएगी। अच्छा, अगली चीज क्या मिली? पेंटिंग। किससे मिली? सिस से मिली। तो क्या सिस्टर से जो पेंटिंग मिली वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में जाएगी? नहीं जाएगी। अब आप सबसे पहले मुझे इनकम फ्रॉम
अदर सोर्स निकलवा दें। इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में क्या आया जी? ज्वेलरी। कितने की जी? 2,50,000 की। ये तो इनकम में जाएगी क्योंकि किससे मिली है? बोलें किससे मिली है? फ्रेंड से। और ज्वेलरी मिली। क्लियर? आगे पेंटिंग मिली प्लीज मिली इस चैप्टर में जाएगी। ये ज्यादा ग्रुप में सवाल पूछने की जरूरत नहीं, बड़ा वादे मैं उर्दू लिख रहा हूं इसीलिए, जिन्होंने ज्यादा सवाल पूछने हैं उनके लिए। जी बोले 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 बोले, बोले। सिस ये रिलेटिव से मिली है इसलिए इनकम में नहीं जाएगी। तो व्हाट इज माय इनकम फ्रॉम अदर सोर्स? 2.5 लाख। आगे मैंने 0 लिखा है ना। नेक्स्ट इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। जब तक मैं इन दोनों चीजों को नहीं बेचूंगा कोई कैपिटल गेन नहीं है। जब मैं इन दोनों चीजों को जाके बेच दूंगा ये कैपिटल गेन बन जाएगा। ही सोल्ड बोथ ऑन 31 मार्च। होल्डिंग पीरियड देख लें, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 7 महीने बनता है। तो होल्डिंग पीरियड दोनों सूरतों में 1 साल से कम है, तो कोई 75% से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं। अच्छा, ज्वेलरी और पेंटिंग जब मिल गई तो पर्सनल एसेट बन गई, तो ये उस लिस्ट में आ रहा है जिसमें गेन कैलकुलेट करते हैं। बोले 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 इनकम कैपिटल गेन। क्या बेची जी? ज्वेलरी। अच्छा जी हजरात बताएं, अच्छा ये क्या होगी वैसे? ये 2.5 लाख और 3 लाख क्या थी? कुछ जहन में आ रहा है ये क्या होगी? ये फेयर वैल्यू होगी। किस इनकी? जैसे इनको ये मिली है क्योंकि इन्होंने पैसे देके खरीदी है या मुफ्त में मिली है, तो ये उस इनकी फेयर वैल्यू होगी ना। तो ये तो फेयर वैल्यूज हैं। क्या है बोले? लिख लें फेयर वैल्यूज। ये तो फेयर वैल्यूज है। किस दिन की? क्योंकि सारी बात है पैसे तो नहीं दिए होते हमने गिफ्ट के, कहां से पता चला पैसे नहीं दिए होंगे? क्या लफ्ज लिखा हुआ है? लेकिन अब हमने क्या कर दिए यार? बेच दिए हैं। कंसिडरेशन माइनस कॉस्ट और कंसिडरेशन माइनस। अब सिस्टर और उसके चक्कर में नहीं पड़ना। अब तो हमने किसी बाहर के बंदे को बेची हैं चीजें, और वो तो मिलने वक्त सोचना था, रिश्तेदार से मिली है नहीं, बेचने के वक्त नहीं सोचना। ज्वेलरी बेची यार, अब बेची आ गया तो आप कौन सा चैप्टर लगेगा? कैपिटल गेन का। अच्छा जी कितने की बेची? 2 लाख। मैं जरा शॉर्ट करके लिख दूं, इजाजत है? इस तरह लिख दूं 290 माइनस 250। ज्वेलरी पे क्या आ गया? गेन आ गया। हाँ गेन तो टैक्सेबल है, ठीक है कोई मसला नहीं। अच्छा जी पेंटिंग कितने की है जी? कितने की बेची? 310 की। और मिली कितने की थी उस वक्त? 300। ओके 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 आई गॉट इट मैन, गिव मी सम टाइम। जी कितना आ गया? 10,000। जी सब टोटल बता दे। 50,000। 2.5 लाख जमा 50,000 3। ये टैक्स नहीं है, ये टैक्सेबल इनकम है। आगे इस पर टैक्स फिर लगेगा, तो टैक्स मांगा नहीं हुआ उसने, इससे टैक्सेबल इनकम मांगी हुई है। तो ये मिली और बेची का लफ्ज ना जरा लिख लें। बस ये ज्वेलरी जब मिली तो 10 वर्ष में चली जाएगी। और नहीं कहीं नहीं, कोई नहीं, अगर जानी होती तो हम आज ही ले जाते। जो भी करें यार, वो तो हर टैक्स में लूप होल्स होते हैं। अच्छा जी ओके इंजमाम received car as gift from अब्बू। फेयर वैल्यू 30 लाख। he sold for 32 लाख। या चुप। अच्छा जी आप हजरात जो है ना खामोशी से निकाल लें अदर सोर्स और कैपिटल गेन। जल्दी करें, अदर सोर्स निकालें और कैपिटल गेन। सब कुछ अवेलेबल है, मेरे से कुछ पूछने की जरूरत नहीं है। जल्दी करें। इनका हम कैपिटल गेन के आगे कोई कुछ लिखें, एक सारे खामोश है ना। कैपिटल गेन के आगे जो भी लिखना लिखें, अदर सोर्स के आगे जो भी लिखना लिखें, फिर उसके बाद सवाल बाद में लिख लीजिएगा। सॉल्यूशन लिखें। वो क्या हो गया? जल्दी कर दें, इसमें क्या सोच रहे हैं? वो हो गया, ऐसे देख रहे हैं पता नहीं क्या चीज है। अच्छा जी
अदर सोर्स में अलग डिस्कशन होगी, कैपिटल गेन में अदर सोर्स में क्या डिस्कशन होगी, कार मिली, कैपिटल गेन में क्या डिस्कशन होगी, कार बेची। ओके, तो आज उतरेंगे जूते और पढ़ेंगे जूते, जिन्होंने आगे फिगर्स लिखी हैं इन दोनों के। अच्छा, कार मिली, किससे मिली, रिलेटिव से मिली, इसलिए अदर सोर्स में कुछ ऐड नहीं होगा, अदर सोर्स में कुछ ऐड नहीं होगा क्योंकि कार किससे मिली, रिलेटिव से। वो बंदे आइडेंटिफाई करके दें, पीछे से उसके सर के पीछे ऐसे उंगली रखें जिसने यहाँ 3 लाख लिखा है, 3 मिलियन, जल्दी बताएं, बंदे आइडेंटिफाई करके दें, 1 2 3 और आइडेंटिफाई करके दें, आइडेंटिफाई करके दें बंदे 4, आपने खुद अपने सर के पीछे 3। भाई रिलेटिव से मिली है ना, तो रिलेटिव से मिलना बोलें, जल्दी बोलें, अदर सोर्स में नहीं जाता। देखे ना यार, ये रशीद यार तेनों सादा जी लाइन नहीं पढ़नी आती, however if gift is received from relative it is not other source, तो ये लाइन नहीं पढ़नी आती, इससे आसान इंग्लिश क्या हो सकती है, तो अगर रिलेटिव से मिले तो अदर सोर्स में नहीं जाएगा। अच्छा, ये तो अदर सोर्स का चैप्टर हो गया। आपके चैप्टर के चुप आपके चैप्टर के रूल लगाने हैं। कैपिटल गेन में भाई वो जो ज्वेलरी पेंटिंग वाली लिस्ट में नहीं आ रही थी, कार है पर्सनल मूवेबल प्रॉपर्टी, तो कैपिटल गेन के चैप्टर में तो कार का बेचना आता ही नहीं है, नॉट अ कैपिटल एसेट। अब वो बंदा बताएं जिसने इधर भी निकाला हुआ था, उफ, ऐसे भी लोग हैं। गाड़ी कार ऑफ सन वाली एग्जांपल भी की थी क्लास में, कार ऑफ सन बेच दी, होम फर्नीचर बेच दिया, तो गाड़ी पर्सनल मूवेबल प्रॉपर्टी है, तो इसका बेचना किसी गेन में नहीं जाएगा। इंजमाम मजे यार, डबल क्लियर। चलिए, डू नॉट टेक मोर देन 5 सेकंड्स, क्वेश्चन नोट कर लें। सोल्यूशन तो आपने नोट कर लिया है, क्वेश्चन नोट कर लें। अब्बू रिलेटिव नहीं थे, पता नहीं अब्बू रिलेटिव ही जीव लोग हैं। अच्छा जी, डोनाल्ड ट्रंप ने इंजमाम को गाड़ी भेजी, अब क्या बनेगा, अब कैसे जाएगी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में, क्योंकि ट्रंप की और इंजमाम की नानी डिफरेंट हैं, तो ये तो रिलेटिव नहीं है, तो फिर इसलिए आप अदर सोर्स में चली जाएगी, लेकिन कैपिटल गेन में नहीं जाएगी। लिखें आगे, अगर अब्बू की जगह ट्रंप होता, और अब सोल्यूशन नोट कर लें, जल्दी करें, टाइम ना जाया करें। अगर अब्बू की जगह ट्रंप लिखा होता, जल्दी जल्दी, ये टाइम जाए ना क्या करें, ये फिर बातें पेपर में याद नहीं रहती। अगर अब्बू की जगह ट्रंप होता, ट्रंप लिखा होता, अगर अब्बू की जगह ट्रंप लिखा होता तो सर ऐसे सॉल्व करते, सर अपना ना लिखिएगा, अपना पता नहीं कौन सा सोल्यूशन आपने बनाना है, तो सर ऐसे सॉल्व करते। अब और तो नहीं रोशनी डालने की जरूरत, पॉइंट एल ए पे रहने ही दें बस। वापस आ जाएं जी जिथे दी। सेक्शन 40 डिडक्शंस, खर्चे माइनस करने की जाते हैं। सोल्यूशन में मैंने तो लिखा था 3 मिलियन प्लस 0 इज इक्वल टू 3 मिलियन। डिडक्शंस इन कंप्यूटिंग इनकम अंडर दैट इनकम फ्रॉम अदर सोर्स के चैप्टर में खर्चे माइनस करने की इजाजत है। अच्छा, ये एक डब्बा बना हुआ है, डब्बी में ये एग्जांपल्स हैं फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पस। सोर्स ऑफ इनकम, कल पैसे लेके ये कोई 800-900 हज़ार रुपया बुक शायद आ जाए। सोर्स ऑफ इनकम शायद आज शाम तक ही आ जाए। सोर्स ऑफ इनकम, इनकम फ्रॉम बिजनेस। पहले एक डिस्कशन में आपसे करता हूँ जी, राइस कॉलेज वाले कौन सी इनकम कमा रहे हैं, बोले इनकम फ्रॉम बिजनेस। फिलहाल अदर सोर्स के चैप्टर से बाहर आ जाएं, जैसे आप गाड़ी से बैठे बैठे बस में आ जाते हैं उस तरह समझें। तो इनकम फ्रॉम बिजनेस राइस वाले कमा रहे हैं, तो राइस वालों के कुछ खर्चे हैं डे टू डे के, जैसे रिपेयर्स हो जाती हैं या सैलरीज टीचर्स की देनी पड़ती हैं, ये डे टू डे के खर्चे हैं। इनको कहते हैं अकाउंटिंग वाले ना रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, यानी कि हर साल होते रहते हैं। रेवेन्यू से मतलब कोई रेवेन्यू या सेल नहीं है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होते हैं डे टू डे के खर्चे। तो डे टू डे के खर्चे राइस वालों के कौन से हैं जी, रिपेयर, सैलरी एटसेट्रा, ये अलाउड है, लेकिन किस चैप्टर में, बिजनेस के चैप्टर में। और कुछ होते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर, मैं इस वक्त प्लीज बिजनेसमैन की बात कर रहा हूँ, राइस वालों की बात कर रहा हूँ। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर है परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट, जैसे एसी खरीद लिए, जनरेटर खरीद लिया, कुर्सियां खरीद ली, फर्नीचर खरीद लिया। इनका खर्चा माइनस नहीं होता, बल्कि इनके ऊपर डेप्रिसिएशन का रेट लगता है और इनकी डेप्रिसिएशन माइनस होती है। डेप्रिसिएशन अलाउड, या पूरी कॉस्ट माइनस कर लेते हैं, बोले बोले बोले
जब कभी प्रॉफिट निकालना चाहें हम राइस का, तो उसमें से एसी की कॉस्ट माइनस करते हैं या एसी को डेप्रिशिएट करेंगे? एसी को डेप्रिशिएट करेंगे। तो अब बता दें जी, बिजनेसेस में कितने किस्म के खर्चे हैं? 2 किस्म के। एक तो खर्चे हैं डे टू डे के खर्चे, जिनको क्या कहते हैं? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। और एक खर्चे हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर, जैसे कि क्या खरीदना। बिजनेस के चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि डे टू डे के खर्चे भी माइनस करने की इजाजत है और फिक्स्ड एसेट्स पर डेप्रिसिएशन भी माइनस करने की इजाजत है। आगे आ गया जी कौन सा चैप्टर? जो हम वापस आ जाएं बस से गाड़ी में, जहां हम बैठे थे। हम किस चैप्टर में बैठे हैं? अदर सोर्स के चैप्टर में। अगर आप कोई खर्चे करें डे टू डे के तो माइनस करने की इजाजत है, कोई मसला नहीं। सेक्शन 40 के 1 में अभी मैं पढ़ाऊंगा, ये माइनस करने की इजाजत है डे टू डे के खर्चे। लेकिन यार ये चैप्टर निहायत ही कंजूस फ्लाई चूस है। ये चैप्टर कहता है कि डेप्रिसिएशन माइनस करने की इजाजत नहीं है, डेप्रिसिएशन माइनस करने की इजाजत। तो अदर सोर्स के चैप्टर में अगर आप कोई फिक्स्ड एसेट वगैरह खरीद लें तो क्या उनकी डेप्रिसिएशन माइनस करने की इजाजत है या नहीं है? नहीं है। अदर सोर्स के चैप्टर में अगर आप कोई फिक्स्ड एसेट वगैरह खरीद लें तो उनकी डेप्रिसिएशन माइनस करने की इजाजत नहीं है। फैसल रहने दो। हाँ, तो अदर सोर्स के चैप्टर में अगर आप रहने दो जाओ, फिक्स्ड एसेट्स वगैरह खरीद लें तो डेप्रिसिएशन माइनस करने की किस लिए आए हो? अच्छा, वो तो आखिर में होगा ना। ठीक, तो अदर सोर्स के चैप्टर में डेप्रिसिएशन माइनस करने की इजाजत नहीं है। क्लियर? ओके। यार ये बड़ी अजीब सी चीज है इस चैप्टर में, लेकिन हार्ड टू डाइजेस्ट है, बस है सही। अच्छा, अब अदर सोर्स की इनकम्स ना बहुत सारी हैं। अगर आप शुरू करें डिविडेंड, रॉयल्टी, प्रॉफिट ऑन डेट, ग्राउंड रेंट, रेंट फ्रॉम सबलीज ऑफ लैंड और building, income from lease of any building together with plant or machinery, income from providing amenities, utilities, annuity, pension, price bond, bla 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 bla। ये बहुत सारी चीजें इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में आती हैं। दोबारा शुरू करें। इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में हजरात डिविडेंड, रॉयल्टी, प्रॉफिट ऑन डेट, एडिशनल पेमेंट, ग्राउंड रेंट, रेंट फ्रॉम सबलीज ऑफ बिल्डिंग, इनकम फ्रॉम। ओ मोहतरम, यहां पे आके लॉ मेकर रुक गया। उसने कहा ठहरो 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 ठहरो, यहां पे मैं आपको एक रिलैक्सेशन देने लगा हूं। सुनाए आप अपनी बिल्डिंग जिसमें प्लांट पड़ा हुआ है वो किराए पे दे के आ गए हो? आपने कहा जी 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 जी, मैं आला तालीम हासिल करने के लिए लाहौर गुलबर्ग में आया, लाहौर गार्डन टाउन में आया और मेरी बिल्डिंग में मेरा प्लांट पड़ा हुआ था, मैं इनको किराए पे दे के आ गया। तो मोहतरम, आपकी बिल्डिंग में जब आपका प्लांट पड़ा हुआ था, जब किराएदार इस्तेमाल करेगा, तो आपको पता है किराएदार तो चीज को मंड के रखते हैं, वो तो उसको बुरे तरीके से इस्तेमाल करते हैं। मैं आप लोगों की बात नहीं कर रहा, सामने कुर्सियां देखें सारी साफ हैं बिल्कुल, किसी पे कुछ नहीं लिखा हुआ, आप लोगों की बात नहीं कर रहा। तो किराएदार तो पराई चीज को तो ऐसे इस्तेमाल करते हैं, बस देखी जाएगी यार हमारी कौन सी है, लिख यार पूरी टेबलें भर दे, लिख मैं किस दिन आया था, पहला लेक्चर मेरा किस दिन था, सारा इधर ही लिख जा आज। अच्छा, तो यही हाल, यही आप भी पता नहीं, ये तो कोई और क्लास होगी आती होगी, आप लोगों ने नहीं किया। तो ये जो किराएदार हैं, किराएदार वो भी इसी तरह घरों को और प्लांट को इस्तेमाल करते हैं। तो ये जब इस्तेमाल करते हैं तो उर्दू वाले कहते हैं, मादरत एक लफ्ज लिख रहा हूं, घिस, तो उर्दू वाले कहते हैं चीज घिस गई है, अंग्रेजी वाले इसको डेप्रिसिएशन का नाम देते हैं। तो ये जो चीजें इस्तेमाल करने से घिस जाती हैं, तो यहां पे लॉ मेकर ने रिलैक्सेशन दी और यहां पे लॉ मेकर ने कहा आप ऐसा करो, आपकी बिल्डिंग भी घिस रही है, आपका प्लांट भी घिस रहा है, बिल्डिंग घिस रही है, मोनस प्लांट मुजक्कर घिस रहा है, तो बिल्डिंग भी घिस रही है, प्लांट भी घिस रहा है, तो आप इनको डेप्रिशिएट कर लो, इजाजत है आपको। बहुत बड़ी इजाजत दी जा रही है। पहले मैं इजाजत पढ़ूंगा फिर ऊपर वापस आएंगे। नोट बोलें, नोट बोलें, नोट इफ you are earning income from other source under section 39 का 1 का F, guy you can record depreciation। depreciation के रेट टैक्स रूल्स में ना अवेलेबल हैं, वो एक सेक्शन में हम पढ़ेंगे। तो यहां आप डेप्रिसिएशन माइनस कर सकते हैं। तो ये देखें, ये मेरे ख्याल से ना इस बात की एक्सेप्शन है, ये इस बात की एक्सेप्शन है। जनरल रूल क्या है? अदर सोर्स के चैप्टर में डेप्रिसिएशन माइनस करने की इजाजत नहीं है। अदर सोर्स के डेप्रिसिएशन में माइनस करने की इजाजत, जैसे जैसे अम्मी कहते हैं कोई कमरे में नहीं आएगा, सब बड़े बेटे को, बेटा तुम जरा आना, एक काम था मुझे, तो एक्सेप्शन। तो क्या क्या लॉ में कहते हैं कोई डेप्रिसिएशन माइनस करने की इजाजत नहीं है? हमने कहा अच्छा कोई गुंजाइश, हाँ 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 हाँ, सिर्फ अगर आप 39 के 1 का F कमा रहे हो तो फिर आपको डेप्रिसिएशन माइनस करने की इजाजत है। तो F के ऊपर हमने आके लिखा अल्लाहु अकबर लिख के, सिर्फ यहां डेप्रिसिएशन
माइनस करने की इजाजत है। सिर्फ यहां डेफिशिएंट माइनस करने की इजाजत है। यार अदर सोर्स का चैप्टर ना बहुत ब्रॉड है। अदर सोर्स के चैप्टर में पता नहीं आप कौन कौन सी इनकम्स कमा सकते हो, वो फिर तुम्हारे स्कोप से बाहर निकल जाएंगी। बस जनरल रूल आप ये याद रखो, अदर सोर्स के चैप्टर में डेफिशिएंट माइनस हो ही नहीं सकती सिवाय इस पॉइंट के। जितने पॉइंट इस वक्त मजबूरन जो सामने नजर आ रहे हैं ना, उनमें से कोई ऐसा है ही नहीं जिसमें सेट फिक्सेस से यूज होते हो। बात आपकी ठीक है बिल्कुल। अच्छा, सिर्फ यहां डेफिशिएंट माइनस करने की, या इसके अलावा और कहीं भी डेफिशिएंट माइनस करने की इजाजत नहीं। अच्छा जी, आप बताएं जी, बिजनेस में डे टू डे के खर्चे माइनस करने की इजाजत है। कैपिटल गेन में, सॉरी, बिजनेस में फिक्स्ड एसेट की डेफिशिएंट माइनस करने की, अदर सोर्स में डे टू डे के खर्चे माइनस करने की इजाजत है, लेकिन इनको कहते हैं कैपिटल नेचर के खर्चे। कौन से खर्चे? कैपिटल नेचर। लेकिन अदर सोर्स में भी थोड़ी सी गुंजाइश है। कहां डेफिशिएंट माइनस करने की इजाजत है? जहां बिल्डिंग को प्लांट मशीनरी के साथ आपने किराए पे चढ़ाया हो। पढ़ें जी पॉइंट 1, इन कंप्यूटिंग द इनकम अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्स निकालने के लिए अ डिडक्शन शैल बी अलाउड फॉर एनी एक्सपेंस। फॉर एनी एक्सपेंस से मुराद यहां लिख लें डे टू डे के खर्चे। फॉर एनी को अंडरलाइन करें, एनी को अंडरलाइन करके लिखें डे टू डे एक्सपेंसेस। अदर सोर्स के चैप्टर में डे टू डे के खर्चे माइनस करने की इजाजत है, पेड बाय पर्सन। बस शर्त एक है, इफ द खर्चा इज पेड इन डिराइविंग इनकम। और राइज वाले भी साबित कर देते हैं, बिजनेस वाले भी ये खर्चे हम इसीलिए करें, इनकम कमा रहे हैं। बिजली का बिल क्यों दे रहे हैं? इनकम कमा रहे हैं। तो बस शर्त क्या है, ये खर्चे क्यों पे होने चाहिए? जो सादा सी बात थी, बात ना भी करता तो काफी। ताहम बोलें, ताहम नो डिडक्शन विल बी फॉर एन एक्सपेंडिचर ऑफ कैपिटल नेचर का खर्चा माइनस करने की इजाजत नहीं है। इस बात का मतलब खुल के लिख लें, मींस डेप्रिसिएशन नॉट अलाउड। ऐसे थोड़ा सा ना कंफ्यूजिंग सी लाइन है, इसका मतलब खुल के लिखें, मींस डिडक्शन नॉट अलाउड। हाउएवर नो डेप्रिसिएशन, नो डिडक्शन विल बी अलाउड फॉर एक्सपेंडिचर ऑफ कैपिटल नेचर। बल्कि ऐसा करें, यहां भी लिख लें नो डेप्रिसिएशन डिडक्शन। यहां ये हाउएवर नो डेप्रिसिएशन डिडक्शन, डेप्रिसिएशन भी खर्चा ही होता है ना। हाउएवर नो डेप्रिसिएशन विल बी अलाउड फॉर एन एक्सपेंडिचर ऑफ कैपिटल नेचर के खर्चे के डेप्रिसिएशन माइनस नहीं कर सकते। ये देखें गुस्सा देखें, हाउएवर नो डिडक्शन विल बी अलाउड फॉर एन एक्सपेंडिचर ऑफ कैपिटल नेचर। और ये देखें रिलैक्स हो गया आगे जाके, अ पर्सन डिराइविंग इनकम फ्रॉम लीज ऑफ बिल्डिंग टुगेदर विद प्लांट एंड मशीनरी शेल बी अलाउड। ओ ठंडा हो गया बिल्कुल, शेल बी अलाउड। ऊपर क्या लगा हुआ था गुस्से में? नो डिडक्शन शेल बी अलाउड। और की हो गया? नहीं माइनस करने दूंगा। हमने कहा यार कोई गुंजाइश निकाल, शेल बी अलाउड करने देता हूं यार, क्या हो गया, हाथ धोगे। लेकिन सिर्फ कब? आप बिल्डिंग को टुगेदर प्लांट एंड मशीनरी किस पे दे दें? किराए पे दे दें, फिर आपको माइनस करने की इजाजत है। अ डिडक्शन फॉर डेप्रिसिएशन ऑफ एनी प्लांट मशीनरी और बिल्डिंग यूज्ड। डिडक्शन आपको बिल्कुल माइनस करने की इजाजत है। डिडक्शन किस मद में? डेप्रिसिएशन के मद में। प्लांट की भी डेप्रिसिएशन माइनस कर सकते हैं आप, मशीन की भी डेप्रिसिएशन माइनस कर सकते हैं, और बिल्डिंग की भी। ये हम किस सेक्शन में पढ़ेंगे निकालने का तरीका? सेक्शन 22 में। ये किस चैप्टर में शायद मिले हमें? बिजनेस के चैप्टर में मिल जाएगा, सेक्शन 22। वहां तरीका पढ़ लेंगे डेप्रिसिएशन कैसे निकालते हैं। उसके बाद इनिशियल अलाउंस फॉर एनी प्लांट और मशीनरी। इनिशियल अलाउंस किस सेक्शन में पढ़ेंगे हम? सेक्शन 23 में। अभी जो हजरात व्हाट्सएप ग्रुप में पूछेंगे थोड़ा सा इनिशियल अलाउंस के बारे में बता दें, तो मैंने कहूंगा ज्यादा सा बताएंगे आपको बिजनेस के चैप्टर में। तो फिलहाल अपने समझने के लिए लिख लें, एक और नाम है डेप्रिसिएशन का। डेप्रिसिएशन का एक और नाम है। क्या नाम है डेप्रिसिएशन का? एक और नाम इनिशियल अलाउंस। टैक्स वाले बड़े अजीब है, डेप्रिसिएशन के दो नाम रखे हुए हैं। डेप्रिसिएशन का एक नाम डेप्रिसिएशन भी रखा हुआ है, और दूसरा नाम डेप्रिसिएशन का। अब दिल में आ रहा है कि इनमें क्या फर्क है, तो वेट कर लें बिजनेस के चैप्टर का, देख लेंगे इन दोनों में क्या फर्क है। सेकंड नेम ऑफ डेप्रिसिएशन, ये डेप्रिसिएशन का एक और नाम है। ये जो पॉइंट 2 रह गया मुझे पता। ये जो 4 और 5 है, ये जो 4 और 5 है, पॉइंट 2 काट दें, असल में उसमें कुछ ऐसे चेंजेस आ चुकी हैं, इसको छोड़ दें, पॉइंट 2 काट दें। 4 और 5 जो है हजरात, इसमें ना बड़ा बारीकी से आपने एक बात सुननी है। ये बात आज मैं तीसरी दफा करने लगा हूं। ये बात मैंने पहले की थी प्रॉपर्टी के चैप्टर में। प्रॉपर्टी के चैप्टर में ये बात की थी, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स से मिलती जुलती बात जो मैं पढ़ने लगा हूं। प्रॉपर्टी के चैप्टर में हमने पढ़ा था, जो खर्चा किसी और हेड में माइनस हो गया, यहां माइनस, या यहां माइनस हो गया कहीं और माइनस,
और प्रॉपर्टी के चैप्टर में पढ़ा था कि बिजनेस के चैप्टर में एक लिस्ट दी हुई है खर्चों की जो नॉट अलाउड है। अगर उस जैसा बुरा खर्चा जैसे फाइन वगैरह अगर आपने इस चैप्टर में भी कर लिया प्रॉपर्टी के तो भी माइनस करने की इजाजत नहीं है। ये बात हमने कैपिटल गेन के अंदर भी पढ़ी थी। कैपिटल गेन के अंदर हमने ये बात पढ़ी थी जब ए और बी निकालने की बात हो रही थी, जब शुरू में कैपिटल गेन का चैप्टर था, आपने सोचा था ये चैप्टर साथ साथ करेंगे। उस दिन हमने ये पढ़ा था कि कैपिटल गेन के चैप्टर में वो खर्चे माइनस नहीं करने जो किसी और हेड में माइनस हो चुके हैं। और ये भी पढ़ा था बिजनेस के चैप्टर में खर्चों की लिस्ट दी हुई है जो माइनस करने की इजाजत नहीं, उस जैसा बुरा खर्चा फाइन वगैरह अगर आपने किया पे तो वो भी माइनस करने की इजाजत नहीं है। और फाइनली ये बात आज हम अदर सोर्स के चैप्टर में तीसरी दफा पढ़ने लगे हैं, इसको कहते हैं हैट्रिक। क्रिकेट वाली हैट्रिक कोई नहीं होती, ये होती है हैट्रिक। एनी एक्सपेंस विच इज अलाउड एज डिडक्शन अंडर एन अदर हेड, एथे ना आयो दोबारा, विल अगेन नॉट अलाउड अंडर दिस हेड। जो खर्चा किसी और हेड में माइनस हो गया इस हेड में माइनस। आगे पढ़ें। द एक्सपेंसेस विच आर नॉट अलाउड एज रिडक्शन, द एक्सपेंसेस से मुराद द लिस्ट ऑफ एक्सपेंसेस बोले विच आर नॉट अलाउड अंडर हेड इनकम फ्रॉम, क्योंकि उनकी नेचर में मसला है कोई, जैसे फाइन वगैरह, विल ऑल्सो नॉट बी अलाउड एज रिडक्शन अंडर द हेड इनकम फ्रॉम, वो अदर सोर्स में भी माइनस नहीं कर सकते। क्लियर? जी मोहतरम, डिराइविंग इनकम होता है इनकम कमाने के लिए जो खर्चा किया, इनकम कमाना। अच्छा जी, इंटरेस्ट इनकम, अगर आपने 5 मिलियन तक कमाई है, इंटरेस्ट इनकम अगर आपने 5 मिलियन तक कमाई है तो यार ये आपकी फाइनल टैक्स रिजीम है एट द रेट ऑफ 15%, डिविडेंड की तरह इसका रेट है। इंटरेस्ट इनकम अगर आपने कितनी कमाई है 5 मिलियन तो कितने परसेंट रेट लगेगा 15%। अगर आपने इंटरेस्ट इनकम एक्सीडिंग 5 मिलियन कमाई है तो मोहतरम फिर इनकम आपकी अदर सोर्स में गिरेगी। कौन सी रिजीम? नॉर्मल रिजीम। कौन सी रिजीम? नॉर्मल रिजीम। क्लियर? ओके। इसकी एग्जांपल्स हम कर लेंगे आने वाले दिनों में। 5 मिलियन कितना होता है? 50 लाख। जो बंदा 50 लाख तक इंटरेस्ट कमाए तो उसके ऊपर कितने परसेंट रेट लगेगा 15% फाइनल टैक्स। और जो बंदा 50 लाख से ज्यादा कमा ले वो इनकम को कहां फॉल करवाएगा? नॉर्मल टैक्स रेजिम में। चलें कर लें यार इसको, लेकिन जरा जल्दी जल्दी फिर नोट कीजिएगा। एग्जांपल 1, एक साहब कहते हैं यार मैंने इनकम फ्रॉम सैलरी कमाई है 3 मिलियन और इंटरेस्ट इनकम मैंने कमाई है 4 मिलियन। इंटरेस्ट इनकम कितनी कमाई है 4 मिलियन। बता दें जी आंसर क्या बनेगा इसका? इनकम फ्रॉम सैलरी कितनी 3 मिलियन, टैक्सेबल इनकम भी कितनी 3 मिलियन। चैप्टर 4 में जाएं और सैलरी कमा रहा है, चैप्टर 4 में जाएं। चैप्टर 4 में जाएंगे ना सैलरी के लिए। अगर इधर उधर नहीं जाएंगे तो ऐसे मुंह उठा के बैठे रहेंगे जैसे फीस भाई ने दी हुई है पढ़ने, आपको भेजा हुआ है। भाई ये सिर्फ सैलरी कमा रहा है तो सिर्फ सैलरी के लिए कौन सा टेबल है? टेबल 2। क्यों? और कुछ कमा ही नहीं रहा। आपको अगर ज्यादा किसी को मसला हो रहा है तो 3 मिलियन का 75% ले और इससे कंपेयर करें। अगर ज्यादा किसी को मसला है इस फिगर का 75% ले ले, जो फिगर भी आएगी इससे कंपेयर करें तो ये ज्यादा ही आना है। तो इसलिए बताएं कौन सा टेबल लगेगा? टेबल 2 लगवाएं। 3 मिलियन 3 मिलियन 3 मिलियन सीरियल नंबर 5 लगेगा ना। तो 1,95,000 जमा 17.5% ऑफ अमाउंट एक्सीडिंग 25 लाख। कितना हो गया जी? बताएं 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 कितना हो गया? 1 लाख। कैसे निकला? कैसे 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 क्या जमा किया? 1,95,000 प्लस 17.5% ऑफ ऐसा ही है भाई। कितना हो गया? 28। भाईजान साइड पे हो जो यार जी। कितना हो गया? 25। ये कौन सा टेबल लगाया है?
टेबल 2। कितने लोगों को बात समझ आ गई? हाथ खड़ा कर दें। ये तो सैलरी पे टैक्स लगाया, बड़ा कमाल की है। अच्छा, ये टैक्स हो गया सैलरी पे, नॉर्मल रिजीम। भाई अब आप बता दें इसका इंटरेस्ट कितना है। नई बात, सबर सबर, नोट करने का टाइम दूंगा। आप बताएं इसका इंटरेस्ट कितना है? इसका इंटरेस्ट कितना है? 5 मिलियन तक है या उससे ऊपर है? बताएं, इसको फाइनल रिजीम में डालें या नॉर्मल रिजीम में डालें? फाइनल रिजीम में डालें तो कितने % रेट लगाएं? 15%। पकड़े 4 मिलियन की जान ले लें। टेबल 1 2 नहीं लगाना। ये टैक्स कौन सा है? लिखें फाइनल टैक्स रिजीम। टैक्स FTR क्या आ गया? 6 लाख। टोटल कितना आया? 8,82,500। चलें जी, नोट कर लें। डू नॉट टेक मोर देन 10 सेकेंड्स। एग्जाम्पल ऊपर नोट होगी, मैं आप सिर्फ आंसर आपके सामने रख रहा हूं। समझ आई है या मुश्किल होगी थी? समझ आ गई है। अगर 50 लाख तक कोई बंदा इंटरेस्ट कमाए तो उसके फाइनल टैक्स लगेगा कितने %? 15%। ये मैंने लिखा है टैक्स FTR। नोटिंग करें, कर लिया? डन? नो? स्पीड अप। समझ आ गई? अच्छा जी, टेबल 2 क्यों लगाया हमने सैलरी पे? क्योंकि सिर्फ सैलरी है, बाकी इनकम तो कौन सी है? बाकी इनकम तो नॉर्मल की दुनिया से ही बाहर निकाल दिया हमने। एक दुनिया है जिसका क्या नाम है? किसी को याद है? फाइनल टैक्स वाली चीजें किसी हेड में नहीं गिरती, तो ये इनकम किसी हेड में नहीं गिरेगी। क्लियर? क्योंकि ये कौन सी इनकम है? फाइनल टैक्स वाली। अच्छा जी, एग्जाम्पल 2। एक बंदा कहता है मैंने इनकम फ्रॉम सैलरी कितनी कमाई है जी? बोले 3 मिलियन। और इंटरेस्ट इनकम मैंने कमाई है 7 मिलियन। बता दें जी आप क्या करना है? 5 मिलियन से ज्यादा है, 5 मिलियन से ज्यादा है तो क्या बना दें इसको? नॉर्मल टैक्स रिजीम। अच्छा, ये नहीं कहना कि 5 मिलियन से जितना ऊपर है 2 मिलियन उसको, नहीं, पूरा 7 मिलियन अब किस में गिर जाएगा? नॉर्मल टैक्स रिजीम। मेरा नहीं ख्याल वैसे मुझे ये सॉल्व करवाने की जरूरत है, ये अब ज्यादा आसान हो गया है। इनकम फ्रॉम सैलरी कितनी जी? 3 मिलियन। इनकम फ्रॉम अदर सोर्स बोलें जी, ऊपर ही जमा कर दें क्योंकि अलग रेट नहीं है। अच्छा, ये ना कहिएगा इसको ऐड करके नहीं, लेस किया, अलग रेट्स थे, बस वैसे ही मैंने फाइनल टैक्स इनकम्स को बस एंड पे इनका टैक्स ही निकालना होता है, तो ये फाइनल टैक्स इनकम थी, एंड पे इनका टैक्स ही निकाला बस। अच्छा जी, इनकम फ्रॉम सैलरी आ गई, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स आ गई। ग्रैंड टोटल बोलें 10 मिलियन। ज़कात वगैरह है कोई? ज़कात है कोई? टैक्सेबल इनकम आ गई। क्लियर? अब मोहतरम जरा चेक कर लें, जो कैलकुलेटर पे करना होता है लेकिन इधर ही कर लें आज। 75% टेबल 2 नहीं लगेगा चाचू, मैं जूता उतार के जो है पहन लूंगा दोबारा। कितना बन गया? 75 लाख। अब आप कंपेयर करें और मुझे बताएं सैलरी क्या है? कम है, तो कौन सा टेबल लगना है? टेबल 1 लगना है। खुदा के लिए टेबल लगाना सीख लें, ये तो क्लासें खत्म हो जाएंगी, टेबल का मसला पड़ा रहना। लेकिन अदर सोर्स को अब हमने 15% क्यों नहीं लगाया? अब टैक्स मोहतरम सारा ही नॉर्मल है, अब फाइनल टैक्स है ही नहीं। भाईजान साइड पे हो जो, चलें निकलवाएं टैक्स। निकलवा दें टैक्स। कितने मिलियन पे? कौन सा टेबल? अबू टेबल 1 लगाऊंगा मैं। बेटा तोतला क्यों? 0.8 वेयर टैक्सेबल इनकम एक्सीड 6 मिलियन, नॉट 6, जहां टैक्सेबल इनकम 6 मिलियन से बढ़ जाए तो 35% ऑफ अमाउंट एक्सीडिंग और एक फिक्स अमाउंट 12,20,000। 12,20,000 जमा 35% ऑफ 35। ओ हो खुदा के लिए ये काट दें आप, इससे को कंफ्यूज करेंगे आप। आप बताएं 6 मिलियन से 10 मिलियन कितना ज्यादा है? नहीं यकीन आ रहा तो जाके दोबारा देख लें। 6 मिलियन से बड़ी अमाउंट देखनी है ना हमने, तो 10 मिलियन 6 मिलियन से कितना ज्यादा है?
इंटू 4 मिलियन 2620। साथ वाले को ऐसे करें, ये साया देखें कहाँ गया 15%, करें साथ वाले को इशारा, कहाँ गया, देखते नहीं साया की तरफ, पूछे इस तरह, करें उसके चेहरे की तरफ, कहाँ गया 15%, कहाँ गया 15%, करें इस तरह याद रह जाता है, इस तरह फिर भूल जाती हैं बातें, कहाँ गया 15%, 15% रेट क्यों नहीं लगाया, क्योंकि कौन सी रिजीम है, तो जिस बंदे की नॉर्मल टैक्स रिजीम में इनकम गिर रही है उसके लिए बोले इंटरेस्ट इनकम क्या है, इनकम फ्रॉम, और जिसकी इंटरेस्ट इनकम 5 मिलियन से कम है तो फिर किसी हेड ऑफ इनकम में नहीं डालना, फिर डिविडेंड, वो फिर इंटरेस्ट फिर किस इनकम में जाएगा, जैसे डिविडेंड होता है। बोले द टैक्स shall be imposed at the rate of 15% on every individual and, चाहे इंडिविजुअल कमाए इंटरेस्ट चाहे एओपी कमाए, who receives क्या प्रॉफिट ऑन डेट क्या होता है, इंटरेस्ट इनकम फ्रॉम अ प्रेस्क्राइब्ड पर्सन। प्रेस्क्राइब्ड पर्सन किन से इंटरेस्ट आमतौर पे मिलता है, ये तो बैंक दे देते हैं या नेशनल सेविंग स्कीम वाले इंटरेस्ट दे देते हैं, जैसे ऊपर हमने पढ़ा था, ये लोग इंटरेस्ट दे देते हैं। The tax shall be computed by applying the rate on the gross amount। ये बातें जो डिविडेंड में पढ़ी नहीं है, डिविडेंड एज इट इज, यही बातें एज इट इज लिखी हुई थी, जाके रिवाइज कीजिएगा। ग्रॉस अमाउंट का क्या मतलब है, रिडक्शन अलाउड, दिस सेक्शन शैल नॉट अप्लाई टू इंटरेस्ट इनकम दैट एक्सीड्स 5 मिलियन। क्या मतलब है फिर बता दें, इसका क्या मतलब है, अगर 5 मिलियन से ज्यादा है तो नॉर्मल टैक्स रिजीम लिखें, अगर 5 मिलियन से ज्यादा है तो, या लिखा बैठे ना छोड़ें, इफ प्रॉफिट ऑन डेट एक्सीड 5 मिलियन लिखा हुआ है छोड़ें, इट वुड बी टैक्सेबल अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, और एग्जेम्प्ट अगर हो प्रॉफिट ऑन डेट तो भी इस पे टैक्स, बस जितना पढ़ाना था मैंने पढ़ा दिया, काफी है। अच्छा, अगर कोई बैंक वगैरह या हुकूमत हमें देती है डिविडेंड इंटरेस्ट, तो उस पे कितना टैक्स काटेगी, विदहोल्डिंग एजेंट शैल डिडक्ट टैक्स एट द रेट ऑफ, यानी अगर बैंक हमें लाख रुपया इंटरेस्ट देते तो कितने % टैक्स काट के देगा, 15%, और हमें हमारे जेब में कितना आएगा, सिर्फ 85,000। ये बात डिविडेंड में पड़ी थी, एजेंट शैल डिडक्ट टैक्स ऑन ग्रॉस अमाउंट। तो चलें इसको इंशाल्लाह कल दोबारा पढ़ लेंगे, कोई मसला नहीं, बाकी चीजें समझ आ गई। 5 मिलियन तक कितने % रेट है, लेकिन अगर कोई 5 मिलियन से ज्यादा कमा रहे तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। बंद कर दो आज। जल्दी पहले सेट बना के रखना है तुम्हें, ये काम टीचर के करने वाला नहीं है, मैं जा रहा हूँ, ये जल्दी करवा दो, अभी अगली क्लास शुरू होनी है इनकी, जल्दी भाई। ये सवाल ना कीजिएगा, रेफर क्वेश्चन 2 इन प्रैक्टिस क्वेश्चंस बिलो, ये बिजनेस के चैप्टर के बाद हमने करना है, तो फिलहाल आज जाके ओवर एफिशिएंट नहीं बनना, जो करा दिया वही कर लीजिएगा, बड़ी बात।